बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली क्लासेस में हम एओपी का कॉन्सेप्ट कवर कर चुके, तो आज हम आगे अपने सेकंड हेड ऑफ इनकम पे बात करने जा रहे हैं। और सेकंड हेड ऑफ इनकम का नाम क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या कवर होता है देखें। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी लफ्ज का मायना स्पेसिफिकली अप्लाई होगा, जनरली अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग से आप कितनी किस्म की इनकम जनरेट कर सकते हैं देखें। अब सिचुएशन समझिएगा जरा, बात को देखें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। वैसे तो गाड़ी भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका मोबाइल फोन भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका लैपटॉप भी आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी लफ्ज तो एक जनरल अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी लफ्ज को हम स्पेसिफिकली अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर क्या लिया जाएगा बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। यस और नो बताइए। तो जब भी प्रॉपर्टी लफ्ज आपके सामने आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में, तो आप प्रॉपर्टी से जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड और बिल्डिंग से इनकम जनरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब सवाल है जनाब, लैंड और बिल्डिंग से आप क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं? कितनी किस्म की इनकम जनरेट करना मुमकिन है लैंड और बिल्डिंग से? बड़ी सिंपल सी बात है। नंबर 1, आप लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दे दें तो आप रेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लैंड और बिल्डिंग को बेच दें तो बेचकर आपको गेन हो जाएगा। यस और नो बताइए। अब वही मसला घूम फिर कर यहाँ पर आपके सामने आता है कि अगर लैंड और बिल्डिंग आपके बिजनेस यूज में है तो फिर वो आपके लिए डेप्रिशिएबल एसेट है। ठीक है। तो उसको बेचकर जो गेन होगा वो कहाँ कवर होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में। अगर लैंड और बिल्डिंग जो है वो आपका काम ही क्या है? बिल्डिंग बनाना और बिल्डिंग बेचना, बिल्डर हैं आप, तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री है। उसको बेचकर जो आपको गेन होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगा। हाँ बेटा सिरिल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बड़े दिनों बाद आपका आना हुआ क्लास में, कहाँ गायब थे इतने दिनों से? यहां तक बात समझ में आती है सबको बेटा? यहां तक सबको बात समझ में आती है? यहां तक बताइए, जवाब दीजिए सब लोग प्लीज। ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वो लैंड और बिल्डिंग जो आपके बिजनेस यूज में ना हो, ठीक है जी, या फिर आपके पर्सनल यूज में हो, ऐसा लैंड और बिल्डिंग बेचकर जो गेन होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा। तो उसके लिए हम कैपिटल गेन का चैप्टर कवर करेंगे। इसका मतलब क्या है? लैंड और बिल्डिंग बेचकर जो गेन होगा या तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में कवर होगा, या फिर वो जो गेन होगा स्पेसिफिकली बिल्डिंग, लैंड का तो गेन कैपिटल गेन में जाता है, लेकिन वो बात आपके सामने आती रहेगी, या फिर वो गेन जो होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग सेल होने की बात नहीं हो रही। तो फिर अब बचा क्या? लैंड और बिल्डिंग से आप जो दूसरी इनकम जनरेट कर सकते हैं वो कौन सी इनकम है? रेंटल इनकम। वो कौन सी इनकम है? रेंटल इनकम। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप लैंड और बिल्डिंग से रेंट कमा रहे हैं तो वो रेंट कौन से हेड में कवर होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में कवर होगा। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? रेंट। अच्छा जी सर, क्या गाड़ी रेंट पे नहीं मिलती? रेंट ए कार। क्या किसी लाइब्रेरी से किताबें रेंट पे नहीं मिलती? रेंट ए कार। क्या डेकोरेशन का सामान रेंट पे नहीं मिलता? ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं सिर्फ किसको? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो रेंट भी किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट नहीं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट कौन से हेड में जाएगा फिर? रेंट ए कार वाले के जो रेंट होगा वो कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। जो
लाइब्रेरी वाला किताब रेंट पे देता है, उसका रेंट किस पे जाएगा, वो कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस पे जाएगा। जो डेकोरेशन का सामान देता है, टेंट वगैरह, जवाब दें, कुर्सियां, वो जो सामान का वो रेंट चार्ज करता है वो कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम। तो क्या यहाँ पर मूवेबल आइटम के रेंट की बात हो रही है, जवाब इसका नो है। यहां पर जो रेंट कवर हो रहा है वो किसका कवर हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो है यहाँ पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ रहा है, इनकम वो कौन सी है, रेंट है। क्या हर प्रॉपर्टी का रेंट है, जवाब इसका नो है। सिर्फ किसका रेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है। तो रेंट फॉर द टैक्स ईयर इज चार्जेबल ऑन अक्रूवल बेसिस। तो किसी भी हेड ऑफ इनकम की टैक्सेबिलिटी समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो अक्रूवल बेस पे टैक्स होगी या कैश बेसिस पर। तो इससे पहले हम सैलरी का हेड कवर कर चुके हैं। तो बताइए जरा, सैलरी के हेड में जो प्रॉपर्टी, सैलरी के हेड में जो सैलरी को हमने टैक्स किया था, उसकी टैक्स होने की बेसिस क्या थी, कैश बेसिस थी या अक्रूवल बेसिस थी, कैश बेस यानी कि रिसिट बेस। तो सैलरी इन टैक्स ईयर इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। लेकिन बेटा रेंट जो है वो चार्जेबल है अक्रूवल बेसिस पर। यानी कि अगर टैक्स ईयर 2020 में आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे गई है 12 महीने के लिए और आपको रेंट रिसीव हुआ है 11 महीने का, तो टैक्सेबल कितना होना चाहिए, 11 महीने का, 12 महीने का। आपका राइट टू रिसीव कितने मंथ्स के रेंट पे स्टैब्लिश हुआ है, 12 महीने के रेंट पर। अच्छा जी, एक टैक्स ईयर में आपको ना सिर्फ उस साल का रेंट मिल जाता है बल्कि आने वाले 2 साल का भी रेंट मिल जाता है। अब क्या करें, आपको एक टैक्स ईयर में 3 साल का रेंट एडवांस में मिल गया उस टैक्स ईयर के स्टार्ट पर। तो आपने एक टैक्स ईयर में 36 महीने का रेंट रिसीव कर लिया, तो आप पूरे 36 महीने के रेंट को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम मान लेंगे, या फिर आप सिर्फ 36 में से 12 महीने के रेंट को इनकम मानेंगे, 12 महीने, क्योंकि रेंट की टैक्सेबिलिटी किस बेस पर है, अक्रूवल बेसिस पर। इसका मतलब क्या है, रेंट शॉर्ट रिसीव हो या रेंट ज्यादा रिसीव हो, टैक्स उतना ही होगा जितना राइट टू रिसीव किया हुआ एस्टैब्लिश हुआ है। यस और नो, ये बात क्लियर कर दें। रेंट फॉर द टैक्स ईयर इज चार्जेबल ऑन अक्रूवल बेसिस अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम, कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएगा, उस हेड ऑफ इनकम का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब रेंट को डिफाइन करना जरूरी है कि रेंट तो किसी भी चीज का हो सकता है। तो रेंट मींस कंसीडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। या तो आपको रेंट मिल चुका है या फिर आपका राइट टू रिसीव क्या हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है फॉर अ टैक्स ईयर बाय द ऑनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। रेंट क्या है, जो कंसीडरेशन मिल रही है आपको किसी भी टैक्स ईयर के लिए बतौर ऑनर किसके, किसी भी लैंड और बिल्डिंग के। क्यों मिल रही है, फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को यूज करने के लिए दे दी है, या कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए और उसके बदले वो आपको रेंट दे रहा है। ठीक है, एंड इंक्लूड्स, ये इंक्लूड वाली बात हम बाद में करते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, वो क्या, जरा देखिएगा सब लोग प्लीज। देखिए विदाद एक प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है जी। विदाद वो प्रॉपर्टी रेंट पे देता है अनस को, जो कि कौन है, टेनेंट है। तो विदात क्या हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया। विदात क्या हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया। अनस क्या हो गया, टेनेंट हो गया। अनस देखता है कि प्रॉपर्टी का रेंट मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और विदात से जो एग्रीमेंट है वो तो कम रेंट पे हुआ है। तो अनस क्या कर देता है,
उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर देता है। सबलेट, सबलेट मतलब रेंट पे लेके रेंट पे दे देता है। किसको? सिरिल को। तो सिरिल भी क्या हो गया? टेनेंट हो गया। जवाब दें। तो विदात बेटा अनस में रेंट जब देगा जब सिरिल अनस को रेंट देगा। रिकवरी होगी तो तुम्हें पेमेंट करेगा ना बेटा वो। यस और नो? तो अब आप मुझे बताइए विदात ने अपनी प्रॉपर्टी अनस को किस कैपेसिटी में रेंट पे दी? विदात उस प्रॉपर्टी का ऑनर है और बतौर ऑनर वो अनस को प्रॉपर्टी यूज के लिए दे रहा है या ऑक्यूपेशन के लिए दे रहा है। तो अनस जब विदात को रेंट पे करेगा तो वो रेंट उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाएगी। किसकी? विदात की। यस और नो? रिस्पॉन्स करें बेटा। लेकिन जब अनस वही प्रॉपर्टी सिरिल को रेंट पे दे रहा है तो अनस जो है उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है। तो अब सिरिल जो अनस को रेंट पे करेगा वो रेंट जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उस रेंट को कवर किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेंट आप अगर ऑनर की कैपेसिटी में रिसीव करते हैं किसका? लैंड और बिल्डिंग का, तो तब वो आपके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप रेंट रिसीव करते हैं अदर देन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ ऑनर तो फिर वो रेंट आपके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। वो फिर रेंट कौन से हेड में कवर होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यस और नो बताइए। ठीक है, जवाब दें। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आगे जाके आपके साथ कवर करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाएंगे इससे मुताल्लिक आगे चल के। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके ऊपर। ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आपको। तो रेंट मींस कंसीडरेशन रिसीव और रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर बाय द ओनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग फॉर द यूज और occupation and includes any forfeited deposit under a contract for the sale of land or building। ठीक है, ओके जनाब। तो अब उसके बाद इंक्लूड्स, एन इंक्लूड्स से पढ़ना है। एन इंक्लूड्स व्हाट? अब ये एडिशन हो गया इसके अंदर एक चीज का कि भाई रेंट के अलावा भी कुछ और भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकता है। एन इंक्लूड्स एनी forfeited deposit under a contract for the sale of land or building। और रेंट की डेफिनेशन में forfeited deposit भी शामिल है जो कि आपने रिसीव किया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। सर आप तो शुरू में बोलकर आए थे अगर लैंड और बिल्डिंग बेचें तो बेचकर जो गेन होगा या तो वो गेन, सर वो गेन या तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में कवर होगा या कैपिटल गेन में। वो तो हरगिज हरगिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये बात आपने शुरू में बोल दी थी। तो फिर ये अब नई बात कहां से आ गई? तो बेटा ये प्रॉपर्टी बेची नहीं है। प्रॉपर्टी बेचते वक्त जो बयाना होता है, बयाना टोकन मनी जिसको कहते हैं आप, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश होता है प्रॉपर्टी बेचने के रस्मों रिवाज जो आप जानते होंगे, जो रसूमात परफॉर्म की जाती हैं प्रॉपर्टी डीलिंग के वक्त कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट का 10 या 5% बयाना जमा करते हैं, करते कि नहीं करते? उस पर एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट क्या बनता है कि डेट ऑफ पेमेंट डिसाइड होती है आज से 3 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद। और उसमें बात लिखी होती है कि अगर बायर बैकआउट करता है किससे? प्रॉपर्टी से, तो फिर वो बयाना जब्त हो जाएगा। जब्त, तो जब बयाना जब्त हो गया तो वो फोरफिटेड डिपॉजिट है।
यानी कि फोरफिटेड डिपॉजिट का टर्म जब इस्तेमाल होगा जब बायर प्रॉपर्टी खरीदने से बैकआउट करेगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी बिकी थोड़ी है, आपने प्रॉपर्टी का बयाना जब्त कर लिया है। समझे बात या नहीं? अगर प्रॉपर्टी बिक जाती, अगर एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, उसका बयाना 10 लाख रुपए 10% था, तो 90 लाख रुपए आपको मिलते, तो ये बयाना फिर सेल प्रोसीड का पार्ट बन जाता, यानी 10 लाख प्लस 90 लाख 1 करोड़ रुपए। तो फिर ये आपके लिए रेंट की डैशन का पार्ट नहीं कहलाता अगर प्रॉपर्टी बिक जाती। लेकिन डिपॉजिट फोरफिटेड जब कहलाएगा जब प्रॉपर्टी बिकी नहीं, बायर बैकआउट कर गया और आपने बयाने को जब्त कर लिया। तो जब बयाना जब्त हो गया तो क्या कहलाया बेटा? फोरफिटेड डिपॉजिट। और वो कौन से हेड में कवर हुआ? वो रेंट की डेफिनेशन में कवर हुआ और उसको भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेड में लाया गया। क्या ये बात सबको क्लियर? जवाब दे बेटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब एग्जाम में कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, जैसे कि अगर एक प्रॉपर्टी बिजनेस यूज में है तो वो है डेप्रिशिएबल एसेट, लेकिन अगर उसको बेचने का एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट से बायर बैकआउट करता है, तो अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट प्रॉपर्टी का भी बयाना जब्त करेंगे तो जब्त बयाना जो है वो एनी फोरफिटेड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, वो इसी हेड में कवर होगा। तो फोरफिटेड डिपॉजिट के लिए प्रॉपर्टी का जरूरी नहीं है कि वो आपके पर्सनल यूज में हो, बल्कि हो सकता है वो आपके बिजनेस यूज में भी हो सकती है। तो अगर वो प्रॉपर्टी बिक जाती, कौन सी? बिजनेस यूज वाली, तो गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस में कवर होता। लेकिन क्योंकि बयाना जब्त हुआ और प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, तो फिर वो फोरफिटेड डिपॉजिट कहां कवर होगा? वो कवर होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में रेंट का पार्ट बनकर। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। जवाब दीजिएगा प्लीज। ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है बेटा? एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। ये क्या मतलब है इस बात का? एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर हायर इज टैक्सेबल। ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी है जिसके आप लैंडलॉर्ड हैं, आपका दोस्त आपके पास आता है कि यार ये प्रॉपर्टी मुझे रेंट पे दे दो। आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे जाए तो आपको पर मंथ जो रेंट मिलेगा वो 5 लाख रुपए मिलेगा। आपका दोस्त बोलता है यार तुम्हारे टेनेंट मिलते हुए टाइम लग जाएगा, तुम इतनी अरसे तुम्हारी प्रॉपर्टी वैसे भी खाली पड़ी हुई है, तो दोस्त को दे दो, क्या फर्क पड़ेगा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए रेंट दे दूंगा। तो आपने बोला कहाँ 5 लाख और कहाँ 2 लाख भाई। चलो उसने बोला यार मैं ज्यादा में ज्यादा 3 लाख रुपए पर मंथ रेंट दे सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी आपने बोला चलो दोस्त से इसका भी कोई मामला सेट हो जाएगा, आपने वो प्रॉपर्टी उसको रेंट पे दे दी 3 लाख रुपए पर मंथ रेंट पर। लेकिन उस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट पर मंथ कितना था बेटा? 5 लाख रुपए। अब लॉ जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को टैक्स करेगा 3 लाख पर या 5 लाख पर, बताइए विच एवर इज हायर। तो जब आप क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्कआउट करेंगे, रेंट वर्कआउट करेंगे, तो एक तरफ लिखेंगे आप एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे आप? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स इन अ टैक्स ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज यूज और ऑक्यूपाइड। ठीक है जी, एक टैक्स ईयर में कितने मंथ्स प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे रही, कितने मंथ्स का आपका राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हुआ, ये एक्चुअल रेंट है। और दूसरी तरफ क्या करेंगे आप? फेयर मार्केट रेंट को भी उन्हीं नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जवाब दें। तो फिर जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें आप चेक करें एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। बात समझ में आती है? कोई मुश्किल बात है बेटा? अच्छा, बाज दफा क्या होता है, अगर 5 लाख 1 महीने का रेंट है तो 30 लाख रुपए 6 महीने का रेंट हुआ और 60 लाख रुपए 12 महीने का रेंट हुआ। यस और नो? तो बाज दफा जो है वो एग्जामिनर ये 60 लाख रुपए देगा और बोलेगा ये एनुअल लेटिंग वैल्यू है। क्या है बेटा? क्या नाम लिया मैंने?
एनुअल लेटिंग वैल्यू ALV। तो अगर एनुअल लेटिंग वैल्यू दी है तो मतलब पूरे साल के रेंट की फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है। तो अगर आपको पूरे साल का अमाउंट नहीं पता, मिसाल के तौर पे 60 लाख का अमाउंट दिया हुआ है और आपको 6 महीने का अमाउंट चाहिए, तो आप 60 लाख को मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दें। जितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ हो उतने ही मंथ्स की आप क्या लें, एनुअल लेटिंग वैल्यू। ये मेरी बात आपको समझ में आती है? एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। बाज़ दफा फेयर मार्केट रेंट पर मंथ नहीं गिवन दिया होगा बल्कि पूरे साल का दिया होगा। तो अगर आपको जितने मंथ्स का चाहिए उसको आप डिवाइड बाय 12 करके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा? इफ टेनेंट पेज, ये जरा देख लें, मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं। इफ टेनेंट पेज एनी अमाउंट विच इज ऑब्लिगेशन टू द ऑफ द ओनर, then the said payment shall be deemed to be rent and therefore shall be included in the chargeable rent. Example, property taxes paid by the tenant which is an obligation for the owner of the property. याद है रिसिट की डेफिनेशन? याद है बेटा? मैंने क्या बोला था? रिसिट की डेफिनेशन का ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी से नहीं है। ये कॉमन रूल्स हैं और कॉमन रूल्स जो होते हैं वो तमाम हेड ऑफ इनकम पर अप्लाई होते हैं। ये बताइए प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? विदात। तो विदात की प्रॉपर्टी पर जो प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू होगा वो विदात ने पे करना है। यस और नो बताइए? प्रॉपर्टी का मालिक ही प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा ना बेटा? रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स करें। प्रॉपर्टी का मालिक ही प्रॉपर्टी का क्या करेगा? टैक्स पे करेगा ना। तो अगर अनस क्या कर देता है, विदात का प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देता है, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स ऑब्लिगेशन किसकी थी? विदात की। पे किसने कर दी? अनस ने। तो ऑब्लिगेशन थी विदात की, पे कर दी किसी और ने। तो जो टेनेंट ने विदात के बिहाफ पर पेमेंट कर दी वो विदात की इनकम मानी जाएगी, मतलब वो विदात की रिसिट मानी जाएगी। एक्चुअली रिसीव बाय अ पर्सन, अब मैं एम्प्लॉय का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली रिसीव बाय अ पर्सन अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन। तो ऑब्लिगेशन थी किस पर? विदात पर। पे कर दी किसने? अनस ने बतौर टेनेंट। तो ये मजीद इसके रेंट में क्या हुआ? इजाफा हुआ। यानी टेनेंट होने की बिना पर इसने मजीद कॉस्ट बेयर की। तो बेनिफिट किसको हुआ इस चीज का? विदात की जेब से उसका आउटफ्लो नहीं हुआ। तो ये आउटफ्लो ना होना क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। किसकी? विदात की। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। ठीक है जी। उसके बाद ये नोट दिया हुआ है, वो नोट क्या है? ALV किसे बोलते हैं? एनुअल लेटिंग वैल्यू। इफ ALV is given in the question, then actual rent and the actual rent out period is less than 12 months, then proportionate ALV should be compared with actual rent। वही अभी तो एग्जांपल दे चुका कि भाई फर्ज करो एक्चुअल रेंट जो था वो 3 लाख रुपए था और प्रॉपर्टी गई है रेंट पर 6 महीने के लिए। तो यहां तक हमारी बात हो गई थी कि जो रेंट होगा अगर वो आपको पूरे साल का दिया हुआ है एनुअल लेटिंग वैल्यू, तो अगर आपको पूरे साल का अमाउंट नहीं चाहिए तो आप क्या करें? प्रोपोर्शनेट वैल्यू का कर लें, ऑब्टेन कर लें। ठीक है। इफ ALV इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड the actual rent out period is less than 12 months, then proportionate ALV should be compared with actual rent of the actual rent out period। इस बात को समझने में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? बेटा बताइए, जवाब दीजिए बेटा। मिसाल ले लेते हैं, जैसे वो एक्चुअल रेंट 3 लाख रुपए था पर मंथ, और मिसाल के तौर पर 3 लाख को हमने मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो आंसर बन गया 1,800,000 और एनुअल लेटिंग वैल्यू थी 6 मिलियन, 60 लाख रुपए। और 6 मिलियन को जब मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करते तो 6 महीने का आंसर 3 मिलियन बनता है। तो एक्चुअल रेंट 1.8 मिलियन, फेयर मार्केट रेंट
3 million, विच एवर इज हायर 3 million, जो हायर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, रेंट बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला हो तो बोलिए बेटा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हायरिंग का। अच्छा, सेल्फ हायरिंग क्या है बेटा, जरा इसको देख लेते हैं। जरा सिचुएशन समझिएगा, सेल्फ हायरिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है। एक सवाल पहले आपसे पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। जो प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पे दे दी, क्या आप उसमें खुद रह सकते हैं? ये मत बोलिएगा एक फ्लोर पे मैं रह रहा हूं, एक फ्लोर पे कोई और। ये जवाब नहीं चाहिए मुझे। मतलब अंडरस्टूड बात है, एक पूरी प्रॉपर्टी है, और पूरी प्रॉपर्टी आपने किसी और को रेंट पे दे दी, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी में खुद रेंट पे रह सकते हैं? मतलब सॉरी, उस प्रॉपर्टी में आप खुद रह सकते हैं? आप नहीं रह सकते ना। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी भी हो, अगर आप उसमें खुद भी रह रहे हो, तो मतलब क्या है कि जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसमें आप रहने का बेनिफिट भी इंजॉय कर रहे हैं, और बताओ बेटा, और आपको उस प्रॉपर्टी का रेंट भी मिल रहा है। कमाल बात है, हैरत अंगेज बात नहीं है? तो क्या ये डबल बेनिफिट नहीं हुआ? क्या ये डबल बेनिफिट नहीं हुआ? अच्छा, अब ये कैसे मुमकिन है? बड़ी आसान सी बात है, कैसे मुमकिन है? बड़ा सिंपल वे। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं, और उस जॉब की टर्म्स एंड कंडीशन में अकोमोडेशन लिखी हुई है। तो अब आपके एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन आपको देनी है। फर्ज कर ले वो आपको अलाउंस देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो आपने बोला यार अलाउंस मिल जाता तो मैं रहता अपने ही घर में, अलाउंस भी इंजॉय करता। तो अब आपके दिमाग में एक तरकीब आई, आपने बोला एक काम करते हैं, वैसे भी इसने मुझे अकोमोडेशन देनी है, तो एक काम करते हैं, वैसे भी ये प्रॉपर्टी कहीं से रेंट पे अरेंज करके देगा मुझे, तो हम एक काम करते हैं, मैं अपनी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करवा देता हूँ कि ये जो मेरा मेरा एम्प्लॉयर है, ये मुझसे प्रॉपर्टी रेंट पे लेकर मुझे ही वो प्रॉपर्टी रहने के लिए दे दे बतौर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर अकोमोडेशन। यस और नो? तो क्या ये डबल बेनिफिट नहीं हुआ? क्या ये डबल बेनिफिट नहीं हुआ? डबल बेनिफिट हुआ ना ये। तो इस केस में जो मुझे प्रॉपर्टी का रेंट मिलेगा, वो रेंट तो जाएगा मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। सही है? यस और नो? यस और नो जवाब दें बेटा। अच्छा, और जो अब मैं इस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं, तो वो तो फिर मैं अकोमोडेशन की वजह से रह रहा हूं ना। मतलब तो जो मेरा रहना है वो तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, और वो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो होगा कम से कम बेसिक सैलरी के 45% के बराबर होगा। तो जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है जो कि बेसिक सैलरी के कम से कम 45% के बराबर होगा, वो सैलरी का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। तो ये डबल बेनिफिट टैक्स होगा फिर इस केस। चाहिए मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा? जवाब दीजिए। अब लिखा हुआ क्या? सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग is a situation where an employee or his or her spouse owns an accommodation। ठीक है, या तो एम्प्लॉय या उसकी स्पाउस या उसका स्पाउस। स्पाउस का लफ्ज दोनों के इस्तेमाल होता है ना। अगर एम्प्लॉय खातून है तो स्पाउस हस्बैंड हो गया, और एम्प्लॉय अगर जो है वो हजरत साहब हैं तो उनकी जोजा मोहतरमा क्या हो गई? उनकी स्पाउस हो गई। ठीक है, तो इट मींस दैट बजाहिर तो आप ये शो नहीं करेंगे ना प्रॉपर्टी किसी और के, नहीं, आप में से किसी के भी नाम पे हो सकती है। तो सेल्फ हायरिंग इज अ सिचुएशन वेयर एन एम्प्लॉय और his or her spouse owns an accommodation, lets out the same मतलब सेम प्रॉपर्टी जिसको वो ओन करते हैं टू द एम्प्लॉयर। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉयर को रेंट पे दी, तो अपनी प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉयर को रेंट पे देकर एम्प्लॉयर से क्या कमाया? रेंट कमाया। वो रेंट इनकी क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। एंड द एम्प्लॉयर provides
द सेम अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉई एज परक्विजिट, और उस प्रॉपर्टी में अब वो रह रहे हैं बतौर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बतौर परक्विजिट, तो लिहाजा एक और बेनिफिट अराइज हुआ अकोमोडेशन का, जो उनकी सैलरी का क्या बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। यस और नो, जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इस केस में क्या होगा? इन दिस केस द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज। एक्चुअल रेंट पेड और पेएबल for the year by the employer is taxable income from property in the hands of employee or spouse। तो इस केस में जो एक्चुअल रेंट होगा वही टैक्सेबल होगा, यानी कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ही किसको दी है, अपने एम्प्लॉयर को, रेंट पर, तो एक्चुअल रेंट ही टैक्स होगा। इधर फेयर मार्केट रेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयर को छोड़ा नहीं होगा, या तो आपने एग्जैक्टली उसको, मतलब ये एक अजम्पशन बता रहा हूं बैक पर सोचने वाले की, कि जब आप इस तरह की सिचुएशन देखते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब यानी कि आपने अपने एम्प्लॉयर को वो प्रॉपर्टी कम रेंट पे तो नहीं दी होगी, जाहिर सी बात है, वो प्रॉपर्टी आपने कम से कम या तो फेयर मार्केट वैल्यू पे दी होगी या उससे भी ऊपर की दी होगी। क्या ख्याल है आपका? तो लिहाजा इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको फेयर मार्केट रेंट का सोचना ही नहीं है। चले, और एग्जामिनर अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे भी दे तो फिर वो आपका सिर्फ टेस्ट ले रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा होना शायद मुश्किल है। तो अगर मिसाल के तौर पे इस केस में आपने अपने एम्प्लॉयर को प्रॉपर्टी रेंट पे दी 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, और एक्चुअल उसका फेयर मार्केट रेंट कितना बनता है, 5 लाख रुपए, तो फिर आप इस केस में 3 लाख रुपए ही लें, 5 लाख को छोड़ दें। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? लेकिन ऐसा सिर्फ इस सेल्फ हायरिंग वाले केस में होगा, कहीं और नहीं होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल रेंट और एएलवी विच एवर इज हायर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। दिस केस मतलब सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग में आपने एक्चुअल रेंट ही लेना है, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट को कंपेयर नहीं करना। फॉर व्हाट? फॉर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर? यस और नो बेटा, रिस्पॉन्स कर दिया जाए आपकी तरफ से। अच्छा जी, ओके, लास्ट वन। लेकिन सैलरी जैसे टैक्स होती थी वैसे टैक्स होगी। आप लेंगे बेसिक सैलरी या एमटीएस का 45%, उसको कंपेयर करेंगे किससे? प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट रेंट से, विच एवर इज हायर। इसका मतलब सैलरी की टैक्सेबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं है। द फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी और एमटीएस if given in the question, whichever is higher is taxable perquisite under the head of salary। सैलरी कैलकुलेट करते वक्त आपको फेयर मार्केट रेंट देखना है। सैलरी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी टैक्सेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। यस और नो बेटा, जवाब दीजिए आप सब लोग। अच्छा जनाब, अब उसके बाद है एक्सक्लूजन्स। व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स? एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर रेंट तो होता है, लेकिन वो रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में कवर नहीं हो रहा, वो किसी और हेड में कवर हो रहा है। मतलब कुछ रेंट को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करके किसी और हेड में डाल दिया है। किसने डाल दिया? लॉ ने। तो जो लॉ जैसा बोले वैसा कर दें। तो द फॉलोइंग आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये रेंट जो आपको किसी बिल्डिंग का मिल रहा है, किसी प्रॉपर्टी का मिल रहा है, इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में ले जाएंगे। नंबर 1, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। जवाब दें बेटा, अगर आपको रेंट मिल रहा है बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी के साथ, ये क्या सिचुएशन है? बड़ी आसान सिचुएशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने बड़े ज़ौक और शौक से एक इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन खरीदी,
उस पे आपने बड़ी अपनी क्या कहते हैं चाहत से बड़ी फैक्ट्री बना लगाई, क्या क्या सोचा था आपने, क्या क्या आपके क्या कहते हैं ख्वाब थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे आपने। आपका फैक्ट्री काम करना शुरू हो गया, बिजनेस चलना शुरू हो गया, दौड़ना शुरू हो गया, मुल्क के हालात खराब हो गए और वो पर्ची सिस्टम शुरू हो गया, कभी फला पार्टी की पर्ची, कभी फला पार्टी की पर्ची, आए दिन की पर्चियों से आप बेजार हो गए बेटा। आपने बोला भाई मेरे बस की बात नहीं है इन सबको मैनेज करके बिजनेस चलाना। आपने बोला कि यार कोई ऐसा बंदा जो इन्हीं पार्टियों से ताल्लुक रखता हो और वो बिजनेस भी करता हो, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये मेरी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, इसमें प्लांट मशीनरी सब रेडी है, एक काम करो तुम प्लांट मशीनरी समेत ये बिल्डिंग रेंट पे ले लो। समझे? तो अब इस केस में जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग दिया है प्लांट एंड मशीनरी समेत, रिस्पॉन्स करो, जवाब दो बेटा। तो ये फिर जो रेंट अब मिलेगा, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये कौन से हेड में जाएगा? ये कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। इसके पीछे एक और रीजन भी है, वो रीजन किसी और दिन समझाऊंगा, किसी और पॉइंट पे समझाऊंगा। ये एक्सक्लूजन है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसा बहुत है, एक बंदे को फैक्ट्री लगानी है, आपने बोला यार तुम्हें फैक्ट्री चाहिए, मशीन चाहिए, मैं लगाता हूँ, बस तुम मुझे क्या करना, फिक्स मंथली रेंट पे कर देना। फैक्ट्री प्लांट मशीनरी सब मेरी इन्वेस्टमेंट, मुझे मंथली इतना रेंट चाहिए वो देना बस। तो अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्या करता है, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग का इंतजाम करके दे देता है और फिर जिसको कर देता है उससे वो रेंट चार्ज करता है, तब भी वो रेंट टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी हुआ, और जो रेंट रिसीव करने वाला है उसका रेंट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको? भले आप अलग अलग चार्ज करें, लेकिन वो अलग अलग अमाउंट भी जुड़कर जो होगा बेटा रबनवाज, वो कहाँ आएगा? अगर आपने एक ही शख्स को बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दिया है, मतलब एक बिल्डिंग है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हुआ है बेटा, तो साइड सी बात है, फिर आप प्लांट एंड मशीनरी अलग करके तो रेंट पे नहीं दे रहे ना। रेंट एग्रीमेंट में आपने उसका रेंट अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन कलेक्शन तो आपका इकट्ठा ही हो रहा है ना बेटा। तो ओवरऑल जो चेक मिलेगा वो तो आपको एक ही साथ मिल जाएगा ना बेटा उसका। क्या कहते हो अपना पास? प्लांट एंड मशीनरी को सड़क पे तो नहीं पड़ा हुआ अलग से, या कोई जनरेटर थोड़ी है जो आप अलग से रेंट पे दे रहे हैं, वो वहां पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बेटा। सही है? तो इसका मतलब ये है कि उस बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल्ड है, तो बिल्डिंग पूरी प्लांट एंड मशीनरी समेत रेंट पे चली गई है, तो फिर उसका जो रेंट होगा वो कहाँ कवर होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा जी। अच्छा, क्या हम देखते हैं बहुत सारे केसेस में एक प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हैं, उसमें साथ साथ उस रेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी कवर होती है? जवाब दें। इंटरनेट सर्विस भी कवर हो जाती है, जितनी भी यूटिलिटीज है वो कवर हो जाती हैं। फिर कोई सफाई सुथराई करने वाले की जो फैसिलिटी है वो भी, कोई गार्ड, कोई लिफ्ट, कोई जनरेटर फैसिलिटी। तो अगर आप रेंट का अमाउंट पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उसमें आप एक पोर्शन और रिसीव कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज और अदर सर्विस चार्जेस। यानी आप प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने टेनेंट को और सर्विस भी दे रहे हैं, कोई गार्ड प्रोवाइड कर दिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, उसका अलग से बिल नहीं ले रहे। सर्च करो बेटा, सर्च करो, देखो, थोड़ा सा मेहनत क्या करो। मैंने तो कवर कर दिया इसका मायना, तुमने गौर से नहीं सुना तो क्या करें? देखो, तो एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज, यूटिलिटीज और अदर सर्विस चार्जेस। तो क्या बताया बेटा, जो इंटरनेट सर्विस आप अपने टेनेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं, उसका अमाउंट भी इसमें शामिल है।
जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अमाउंट भी इसमें शामिल है। जवाब दें। वो जो सफाई सुथराई करने वाला है उसके चार्जेस भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। हाँ बेटा, उसामा ढूंढा या नहीं ढूंढा? उसामा, डिजायरेबल और यूजफुल फीचर और फैसिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब यानी बिल्डिंग के साथ जो आपने और फैसिलिटीज दी हुई हैं, आसान लफ्जों में फैसिलिटीज। तो इस जितनी भी एग्जाम्पल दी थी मैं क्या बोलूँ इनको, फैसिलिटीज ही बोलूंगा ना बेटा। मैंने एग्जाम्पल सारी कवर कर दी थी। सही है। तो एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज। तो जो आप फैसिलिटीज दे रहे हैं बिल्डिंग के अलावा, उसका जो रेंट है वो रेंट कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वो रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा। मतलब आप अपने टेनेंट से रिकवर कर रहे हैं 50,000 रुपए, जिसमें 40,000 रुपए बनते हैं प्रॉपर्टी का रेंट और 10,000 रुपए बनता है रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज यूटिलिटीज। तो 40,000 जो होगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में, और 10,000 इजाफी रेंट है जो इन रिस्पेक्ट ऑफ एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज है बेटा, वो कहां जाएगा? वो कौन से हेड में जाएगा? वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्यों जाएगा? इसके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक यहां नहीं आएगी, वो कहीं और आएगी। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में समझाऊंगा मैं कि क्यों हमने वहां से एक्सक्लूड किया था और यहाँ इंक्लूड किया। क्या ये सारी बात मेरी समझ में आती है आप लोगों को बेटा? बताइए, क्या ये सारी गुफ्तगू समझ में आती है आप लोगों को? तो यहां तक इसको स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी डिस्कशन होगा अगली क्लास के अंदर। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा।